जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग किरण प्रकाशन का बीपीएसएससी में बिहार दरोगा के लिए 30 प्रैक्टिस सेट जो आया है, तो चलिए इसको आज हम लोग कवर करते हैं फर्स्ट सेट का। और टारगेट रखते हैं कि 15 तारीख तक इसको पूरा कवर कर लेंगे 30 सेट का। रोज़ दिन 2 से 3 सेट रहेगा, ठीक है। 3 सेट या 4 सेट जितना हो उतना हम डाल देंगे। एक दिन में 4 सेट भी कहिएगा तो 4 सेट भी डाल देंगे। आप लोग इसको देखिए और जितना हो सके सेट बना लीजिए 15 तारीख से पहले तक, क्योंकि 17 को एग्जाम है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों में से जाना जाता है। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य, जबकि समुद्रगुप्त यह नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, जबकि उपासका का पिटक नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपासका का पिटक। अगला प्रश्न है कि 11वीं नहीं होगा, यहाँ 10वीं होगा। या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे यह सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु अंगद या सिखों के दूसरे गुरु, इनके बचपन का नाम लहना था। अगला प्रश्न है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? तो ऑप्शन है चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहरावर्दी। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 89वें और 93वें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसी में 2 भागों में बांट दिया गया, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। तो जो अनुसूचित जाति आयोग है वो अनुच्छेद आर्टिकल 338 में है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है वह 338 के ए में है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची था? तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में 22 भाग है, जिसको उपभाग मिलाकर 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद है। 448 अनुच्छेद है। और यह भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो दल बदल या 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसी में दल बदल को अधिनियमित किया गया। और यह 10वीं अनुसूची में है। अनुसूची 12 है, उसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो राइबोजाइम्स यह एक प्रकार का आरएनए होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। राइबोजाइम्स प्रोटीन एंजाइम के समान विशिष्ट अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। इसे उत्प्रेरक आरएनए भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो यह होता है नाइट्रो यौगिक के कारण। अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप टेफ्लॉन का लगा होता है, जो गैर चिपकी सतह एक पृष्ठीय रूप में निर्मित होती है, जिसका उपयोग इसे चिपकने वाले अन्य पदार्थों की क्षमता को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? शासक पूरनमल के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है कि महुआ अंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है? महुआ अंडार। तो महुआ अंडार एक अभयारण्य है जो झारखंड के लातेहार जिला में है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का। 14वां प्रश्न है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, स्टैंड अप इंडिया का जो प्रयोजन किया गया था यह किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करना है। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का जो थीम रखा गया है वह रखा गया है कि सभी कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। और यह जो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैव विविधता से है, जैव विविधता, जैव सुरक्षा समझौते से। और यह समझौता 2003 से प्रभावी हुआ था, 2003 से प्रभावी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है। तो यह गर्म स्रोत के लिए जाना जाएगा गौरी कुंड जाना जाएगा। और गौरी कुंड एक गर्म पानी का झरना है जो समुद्र तल से 2040 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ की यात्रा पर गौरी कुंड समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखे गए। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, जो गलत है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री टोडरमल था। अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। और मुला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 मेल नहीं खाता है, गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बनाए रखा है? रेपो रेट को, तो रेपो रेट को बना के रखा है 6.50 6.5%। 6.5% बैंक दर भी है और रेपो दर भी इतना ही है, दोनों सेम है, 6.5% ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लेने वाले इसमें से सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय उपयुक्त में से सभी भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में यह व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, लेकिन लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किसने किया है? तो यह अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन ने किया है। अगला प्रश्न है कि राज हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, या वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह करता है कल्याणकारी राज का। जैसे नीति निर्देशकता तो भारत में कल्याणकारी राज व्यवस्था लागू करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो ईरान की महिला है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है नोबेल शांति नोबेल पुरस्कार, जो नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है। और यह एक मानवाधिकार कार्य करता है, नरगिस मोहम्मदी।
और यही समय यह ईरान के जेल में भी है। और नरगिस मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया है और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 बार जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल का नाम बताना है। डायनामाइट के निर्माण में डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से बना एक विस्फोटक है जिसे नाइट्रोग्लिसरीन, तो यह इसका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा, ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है। तो मानव रक्त में अल्कोहल की 5% लगभग जो अगर मात्रा हो जाए फिर भी आदमी की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। इसरो किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। तो यह बना रहा है गगनयान मिशन के लिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है और इसकी स्थापना UNEP की स्थापना 1972 में किया गया था। 1972 में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। तो यह साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो इसका जो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सिकंदर हयात खां ने रखा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज का नाम था जॉर्ज सस्टम। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में लागू हुआ था। किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी। तो यह किया था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जो यह गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो यह पहचान किया है नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो होता है 243 के ZD के तहत। अगला प्रश्न है कि में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट होने के कारण होता है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो यह भूकंप होता है। अगर पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है, भूकंप होता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के समय क्षेत्रों को बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो समय क्षेत्रों की कुल संख्या 24 है। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइम जोनों की संख्या, भारत में नहीं विश्व में फ्रांस में है। भारत में टाइम जोन की संख्या 1 ही है। ठीक है। और हर बार जोन जो होता है ना 15 डिग्री देशांतर विस्तृत होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से जो टच स्क्रीन यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें से कौन नहीं है। तो गूगल क्रोम, लिनक्स और ओपन ऑफिस है। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है। सुनहरे चावल जीरोप्लेथेरिया रोग इसकी कमी से हो जाता है। तो यह आता है डैफोडिल से आता है, डैफोडिल से। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है। जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में तो अनु रानी बन गई है। अनु रानी ने 62.92 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसी के साथ अनु एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। और वहीं श्रीलंका की नदीसा दिलहान ने रजत पदक जीता और अनु को एशियाई खेल में यह दूसरा पदक है। अगला प्रश्न है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM का कहाँ स्थित है। NCDM या नई दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन केंद्र है।
और अगला प्रश्न है कि चक्रीय निर्धन वे होते हैं, चक्रीय निर्धन वे होते हैं, चक्रीय निर्धन किसे कहते हैं? तो चक्रीय निर्धन उसे कहते हैं जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं परंतु यदा कदा निर्धन रहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलता है? तो यह मिलता है कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, 8वां स्थान अर्जेंटीना का आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान देना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियां। तो उपयुक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ाना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर यह दिया हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर सबसे पश्चिम में हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, सबसे पूरब में खांसी की पहाड़ियां, ये मेघालय में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न आपका मैथ का है, इसका मैथ का डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर दोस्तों, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम की स्थापना, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसमें से आपको सत्य नहीं बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, यही आपका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा योजना जो संबंधित है यह नारी कल्याण एवं विकास से है, नारी कल्याण एवं विकास से है। और इसका जो योजना है ना बच्चों के जन्म के समय उसके देखभाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसके कमी से होता है? तो यह जिंक की कमी से, जस्ता की कमी से होता है, जस्ता के कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि दूध का सफेद रंग होता है, दूध का सफेद रंग केसिन से होता है, केसिन से होता है। अगला प्रश्न मैथ्स का है, देख लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया, 2014 में मनाया गया। 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, या सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। और उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले के नदियाद में हुआ था। और राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रम की उत्पादकता शून्य है, यही प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक प्रकार है जिसमें प्रत्यक्षता प्रतीत होता है कि लोगों कार्यों में संलग्न है परंतु वे बेरोजगार होते हैं। यह उस स्थिति में उस संबंधित है जिसमें एक निर्दिष्ट कार्य के लिए आवश्यक लोगों की तुलना में से उस कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न होते हैं। जैसे कृषि में इस प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का है, देख लीजिएगा दोस्तों। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, और यहीं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में बोले तो मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। अगला प्रश्न है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो किससे है? तो यह अभिधम पिटक से है। और अगला प्रश्न है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, चीनी तीर्थयात्री, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुंग यून। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय मेरिडियन जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यह इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यह 1905 में देश के लिए एक ही समय क्षेत्र के अनुसार देश के लिए केंद्रीय मध्याह्न के रूप में चुना गया था। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग के लिए सही है, जोड़ा सही इसमें से बताना है। लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं है। दंडकारण्य जूट के लिए नहीं है। उत्तरी बिहार जो है चीनी, उत्तर बिहार जो है
यह चीनी उद्योग के लिए समर्पित है, तो यह सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो यह माउंट कंचनजंगा है, माउंट मैकाले है, माउंट नाग तिब्बा, यही आपका महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत श्रृंखला में नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। भारतीय क्षेत्र में, तो भारतीय क्षेत्र में कौन इसमें खाड़ी नहीं है, जैसे कच्छ की खाड़ी है, कैम्बे या खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। जैसे अकाबा की खाड़ी जो है ना, अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी सिरे पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में और अरब मुख्य भूमि के पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। इसकी तटरेखा को 4 देशों में बांटा गया है, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। यह खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व और अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है, तो अकाबा भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो यह किया है राजस्थान। और अब यह तीनों अगर बन गया तो क्या हो जाएगा, वहां पर 53 राज्य हो जाएंगे, 53 जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो यूरोपीय देश, इसमें से बुल्गारिया यूरोपीय देश है, बुल्गारिया यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा 40, राज्यसभा से 16, विधान परिषद से 75 सीट चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, जो 1961 ईस्वी इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ। तो बी.ए. स्मिथ इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और बी.ए. स्मिथ ने ही इसको भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड का नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था। तो इसका नाम था हाकिम खान, इसका नाम क्या था, हाकिम खान। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, 1773 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। हिमालय जैसी भूल या चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम थे, कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1922 में जो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का GDP में वृद्धि दर कितना होगा। तो IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत का GDP 2024 में 6.3% रहेगा, 6.3% रहेगा। अगला प्रश्न है कि पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है, यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो यह एक प्रकार के क्या है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वही नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, और लूनी तो कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व में तिब्बत के पश्चिम में स्थित अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और यह बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होती है, जिसको वहाँ पर सियांग के नाम से या दिहांग के नाम से जानते हैं। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, यानी 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है।
और उन्हें यह अवार्ड महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए और शोध करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के उत्पादक हैं? इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ऐसे भारत में केवल 6 राज्य झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, गोवा द्वारा 95% से अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, लोहे के उत्पादन में इसका 25% योगदान है। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तब गोवा। और इससे पूर्व बिहार, वर्तमान में बिहार में अधिकांश लोहे का उत्पादन करने वाले झारखंड में चले गए हैं, सब लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित इसमें से कौन सी झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर जिला में है, कैमूर जिला में है, कैमूर जिला में, जबकि सांभर झील राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी धर्म के प्रतीक थे, गांधी धर्म के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य होता है कि रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल होता है। तो भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल कौन होता है? तो CRR और SLR को कम करने पर, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करने पर और ब्याज दर का अविनियमन करने पर उपयुक्त में से सभी शामिल है वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की है, इस किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो यह इसरो आदित्य L1 या सूर्य की। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर, सभी पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में कर दिया गया। और भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, 368 के तहत किया जाता है। और जो मतदान की सीमा हुई थी, यह किस अनुच्छेद में इसका संशोधन किया गया था? यह आर्टिकल 326 आर्टिकल में किया गया था। 326 आर्टिकल में क्या है? तो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत इसमें से कौन विषय नहीं है? तो संघ सूची में इसमें कौन नहीं आता है? तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य या संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले और युद्ध व शांति यह तीनों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला प्रश्न है कि डैश बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था 1985 ईस्वी में। 1985 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो अफगानिस्तान बुजकाशी सही है, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। तो यहाँ क्रिकेट जगह गलत है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान का बुजकाशी है, भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल सही है। अगला प्रश्न है कि बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, तो इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है?
तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो देखिए दोस्तों, आज का यह प्रश्न 100 प्रश्नों का सेट नंबर 1 खत्म हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि यह पूरा बुक खत्म हो जाए। तो दोस्तों